एवरीवन, आज हम कंप्लीट करेंगे आपका जो BEG LA 135 है उसका जो ब्लॉक 4 था, उसका एक जो लास्ट में यूनिट 4 था उसका थोड़ा सा पार्ट रह रहा था। तो वो मैंने सोचा आज मैं आपको सारा कंप्लीट करा देती हूँ और इसके साथ ही हमारा BEG LA 135 जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम क्या नया स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हो क्या स्टार्ट करूँ, मुझे आप सजेशन दे दीजिएगा तो मैं उस हिसाब से फिर नया कुछ स्टार्ट करूँगी पढ़ाना। तो अभी हमें इसमें क्या देखना है, चेक योर प्रोग्रेस 5 जो है इससे पहले जो था आपका 4.6 तो मैंने कंप्लीट करा दिया था। अब हमें राइटिंग जो 1 है उसमें एन ऐसे के बारे में देखना है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि आर एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट, क्या एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये एग्ज़ाम में लास्ट ईयर आया था। तो इसमें आपको बताना है, अपना ओपिनियन बताना है, क्या एग्ज़ाम्स इंपॉर्टेंट है, क्यों हैं, किस लिए हैं, उस हिसाब से आपको बताना है। लगभग 200 से 250 वर्ड्स में आपको बताना है। और यहाँ पे इन्होंने आपको ये भी दिया है ना, कुछ हेडिंग्स भी दी है जिनकी हेल्प से आप लिख सकते हो बीच में। तो ऊपर आपको टाइटल देना है आर एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट और उसके बाद आप लिख सकते हो। तो वाइल राइटिंग एनी ऐसे यू मस्ट रिमेंबर फ्यू थिंग्स। तो जब भी कोई आप ऐसे लिखो तो आपको कुछ बातें हैं जो कि याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना जो ऐसे है उसको आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में, पैराग्राफ्स पता है ना आपको क्या होता है, तो उसमें आपको डिवाइड करना है। जैसे 3 पैराग्राफ्स हो गए, 4 पैराग्राफ्स हो गए, उस हिसाब से। ये नहीं है कि आप स्टार्ट कर रहे हो और ख़त्म कर रहे हो, वैसे नहीं। मतलब पहले आपको एक लिखना है, पहले आपको स्टार्ट लिखना है, करना है, उसके बाद बीच में कुछ लिखना है, फिर आपको एंड करना है, कंक्लूजन करना है। इस हिसाब से आपको लिखना है ना, ताकि वो लगे कि आपने अच्छा लिखा है। तो हर एक जो पैराग्राफ होगा, ये नहीं कि आप एक पैराग्राफ में अलग कुछ लिखते हो, दूसरे में दूसरा। हर एक पैराग्राफ में जो टॉपिक है जो आपका में, जैसे कि एग्जामिनेशंस इंपॉर्टेंट, तो वो आपका थीम उसमें होना चाहिए उसका, ठीक है। उसमें जो थीम है वो होना चाहिए, यानी कि आप बता रहे हो, क्यों बता रहे हो, उसी के रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद जो भी कोई पैराग्राफ अगर है, ये तो अलग अलग पैराग्राफ में होना ही चाहिए। साथ में जो पैराग्राफ, एक अगर पैराग्राफ की भी बात करते हैं, उसमें भी जो थीम है उसके साथ वो मिलना चाहिए। मतलब जो जैसे कि एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप लिखो फिर कुछ और ही लिखने लगोगे। जो आपको पूछा गया आपको वही वाला लिखना है उसमें। उसके बाद जो आपका जो भी आइडियाज़ आप लिखोगे पैराग्राफ्स में, वो आपके एक लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। पहले आपको स्टार्ट कर रहे हो, फिर उसको आगे बढ़ाना है। ये नहीं कि आपने पहले कुछ लिखा फिर आप कुछ और लिख रहे हो, फिर आप जहाँ पे एंड लिखना था एंड आप पहले ही कर रहे हो, फिर वापस स्टार्ट कर रहे हो, वैसा नहीं आपको करना है, ठीक है। तो और हमेशा आपको अपने जो है ये नहीं करना है कि आपको अलग अलग बहुत सारे आइडियाज़ आप डालोगे, उससे आपका जो ऐसे है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो आपके जो कुछ ही बातें जितनी आपको पता है वही आपको अच्छे से, एक जो कि आपके उस रिलेटेड के उस टॉपिक के रिलेटेड हैं, वही बातें आपको डालने की कोशिश करनी है जितना आपको पता है। ये नहीं कि आप कुछ एक्स्ट्रा डालो तो उसके चक्कर में कुछ और ही हो जाए, गलती हो जाए। तो अब आपको यहाँ पे इन्होंने कुछ दिया है तो उसके हिसाब से आपको एक ये लिखना है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स की मदद से आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो। तो इसका आंसर आप कोशिश करना खुद लिखने की। तो उसके बाद अगर देखना आंसर सेक्शन में मत इसका होगा भी। तो ये बहुत इजी है, मतलब आपको पता है एग्जामिनेशंस इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो मेरे हिसाब से एग्जामिनेशंस इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक इससे आपको जो है बच्चे के अंदर एक फीलिंग रहती है कि हाँ, अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो कल को मैं फ़ेल हो जाऊंगा। कल को मेरा अगर एग्ज़ाम होगा तो मैंने अगर अब भी नहीं पढ़ा होगा तो कल को मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, है ना। तो उससे वो एक रहता है, तो जिसकी वजह से आप पढ़ते रहते हो, बीच में आप कहीं पर छोड़ते नहीं हो और सारा पढ़ने की कोशिश करते हो। अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो कोई भी नहीं पढ़ेगा। अलग बात है कि आजकल के एग्ज़ाम्स को हमने एक वो बना दिया है, रैट रेस टाइप बना दिया है कि हर कोई आगे, कंपटीशन चल रहा है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई मतलब एक दूसरे को आगे पीछे करना चाहता है, खुद आगे बढ़ना चाहता है। बट असल में एग्ज़ाम्स का यही मतलब मकसद है कि उनको, जो हमारे एग्जामिनर्स है, जो हमारे टीचर्स हैं, उनको पता चले जो उन्होंने हमें पढ़ाया है वो हम कहाँ तक कर पाए हैं, क्या उन्होंने, कितना हमने पढ़ा है, उस हिसाब से वो हमें मार्क्स देते हैं। तो मेन मकसद यही होता है, जिससे अगर हमारे कम मार्क्स होते हैं फिर हमें ये पता चलता है कि हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है। तो ये हमें एक पता चलता है इससे। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो अपना। अगर आपको लगता है कि नहीं है, बहुत बच्चे होंगे उनको लगता है एग्जाम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सबका पॉइंट होता है ना, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो आप उस हिसाब से, आप पर्सनल हिसाब से भी लिख सकते हो। तो अब उसके बाद है एक राइटिंग 2 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसमें क्या है आपका पर्सनल लेटर, ठीक है। तो पर्सनल लेटर में मतलब जो खुद जो आपस में, मतलब इनफॉर्मल लेटर होता है ना, या जो पर्सनल लेटर होता है जो आप अपने पापा, मम्मा, भाई, बहन को दे देते हो, तो वो वाला।
So this is another personal letter written to a little baby who has just been born and evidently will not read the letter until he is much older. तो एक जो लेटर है ये एक छोटे से बेबी के लिए लिखा गया है और ये वो तब तक नहीं पढ़ सकता जब तक वो बड़ा हो जाए, जब बड़ा हो जाएगा तभी वो लेटर लिख पाएगा. Both the letters, one in read section 4.2 and this one, are actually not meant for any reader but are musings to oneself. These letters are important because they are self-reflective and also have a cathartic effect, that is they help you get some psychological relief by expressing yourself. Read this letter first and write your impressions. तो जो letters वगैरह होती हैं ये क्यों इसमें डाली गई हैं, ताकि आपको एक ये होता है ना, हम letters वगैरह क्यों पढ़ते हैं, इससे हमें पता चलता है हम अपने आप को कैसे मतलब क्यों लिखते हैं लेटर्स, ताकि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें कि हमारी क्या फीलिंग्स है, जो हम अपने खुद से मुंह से नहीं बता सकते लोगों को बातें, वो हम थ्रू इसके बताते हैं, लेटर्स के बता सकते हैं. इसलिए लेटर्स वगैरह जो हमारे पेंटअप एनर्जीज वगैरह होती हैं उनको रिलीज़ करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. तो अब आपका ये है कि इट्स डियर पर्नव, ऐसे आपकी लेटर लिखी जाती है, ठीक है. तो ये पर्सनल लेटर है, ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है. तो इट्स बिन 20 मंथ सिंस यू सेट फुट इन द वर्ल्ड. तो आज लगभग 20 महीने हो गए हैं तुमने इस दुनिया में पैर रखा है. तो जब मैंने पहली बार ये जो पापा है इसके, वो जो लेटर अपने बेबी को डेडिकेट कर रहे हैं, तो व्हेन आई हेल्ड यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई आर्म्स एट द हॉस्पिटल, योर टाइनी हैंड्स वर ट्विचिंग एंड योर आइज वर शट टाइट. तो जब मैंने तुम्हें पहली बार उठाया था और तुम्हारे जो अपने आर्म्स में लिया था हॉस्पिटल में, तुम्हारे छोटे छोटे हाथ थे वो एक दूसरे के साथ मतलब एक हाथ जो था वो अपने मतलब उसने ज़ोर से अपने आप को पकड़ के रखा हुआ था ना, और जो आपकी आईज थी वो बिल्कुल बंद थी. तो योर क्लेंच्ड फिस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ अ साइंस लेसन दैट सेड टू गेट एन आइडिया अबाउट द साइज ऑफ योर हार्ट यू शुड क्लेंच योर फिस्ट. तो जब मैं तुम्हारी जो मुट्ठी मैंने देखी थी वो बंद थी, तो तुम्हारी मुट्ठी बंद देख के मुझे ये मेरी साइंस लेसन में ये पढ़ा था कि जब आपका जो अगर आप अपनी मुट्ठी बंद करते हो तो उससे आपको पता चलता है आपका हार्ट जो दिल है उसका साइज़ कितना होगा. तो मैं वही देख रहा था कि तुम्हारा जो दिल होगा कितना छोटा क्यूट सा होगा. तो द इंटरनल मिरेकल ऑफ द बर्थ, इटर्नल मतलब ये एक अलग ही मतलब एक खुशी जो होती है, जो एक जब बच्चा इस दुनिया में आता है, वो अलग जो खुशी थी वो थी मेरे दिल में. तो जब मैंने एक ये जो खुशी जब मेरी लाइफ में आई, जब मैंने देखी ये खुशी, जब मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठाया, तो मुझे रोना आ गया, मतलब खुशी के आंसू टपकने लगे. तो बिफोर आई मैरिड योर मदर आई यूज टू डिबेट वन क्वेश्चन एंडलेसली विथ माई फ्रेंड विच इज़ इट रियली वर्थ ब्रिंगिंग अनदर लाइफ इनटू दिस वर्ल्ड. तो जब मैंने आपकी मम्मा से शादी नहीं की थी, उससे पहले मैं अपने जो मेरा फ्रेंड था उसके साथ हमेशा एक क्वेश्चन पे बहुत बहस किया करता था. वो क्वेश्चन ये होता था कि क्या इस दुनिया में दूसरी लाइफ को लाना क्या ज़रूरत है उसकी, क्या ज़रूरी लाना है दूसरी दुनिया को, दूसरी जान को इस दुनिया में, यानी एक दूसरी लाइफ को. Especially when terror has become an ugly leitmotif in the canvas of our lives. When I switched on the TV that Wednesday night, the question of whether I was right in bringing you into the world haunted me again. और वो भी ऐसे टाइम में जब इस दुनिया में हर तरफ खतरा ही खतरा है, हर तरफ डर ही डर है, हर तरफ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है. तो मैं मतलब ऐसा लगता है कि जब अगर दूसरी जान इस दुनिया में आएगी उसको भी ये सारा फेस करना पड़ेगा. और वो भी जब मैंने कल तुम्हें वेडनेसडे नाइट को जब मैंने टीवी ऑन किया तो वहाँ पे एक न्यूज़ मैंने ऐसी देखी जिससे मैं इतना डर गया कि और मुझे लगा कि क्या मैंने कोई गलती तो नहीं की, मैंने तुम्हें इस दुनिया में लाया क्योंकि तुम्हें ये सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को इतनी बुरी चीज़ें इस दुनिया में फ़ेस करनी पड़े. तो आई फील देयर आर 2 ways टू रेज़ यू. तो अभी आप अपने बच्चों को बोलता है कि ये मैं मतलब जो भी अब है जो वो बात है, वो जो टेंशन है उसको मैं रिलीज़ करना चाहता हूँ और मैं मतलब उस बात के 2 आंसर्स है मेरे पास, तो मैं वो ही लिखता हूँ. तुम ये भी बोल सकते हो कि मैं अपनी जो प्रॉब्लम है उसको वो कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर इमोशंस भरे हुए हैं उनको मैं निकाल रहा हूँ बाहर. तो मतलब वो जो वो वैसे ही एक अटैम्प्ट है. तो उस क्वेश्चन का जो मुझे डर है कि मैं तुम्हें क्या किया, मैंने इसमें गलती तो नहीं की तुम्हें इस दुनिया में ला के. तो ये बोलता है कि अब मेरे पास 2 तरीके हैं मैं तुम्हें जिस तरीके से पाल सकता हूँ. एक है कि वन इज़ टू वेन यू ऑन काइनेकिज्म वेर यू इरेक्ट स्काई हाई वॉल इन योर माइंड एंड लिव योर लाइफ पोरिंग स्कॉन ऑन एवरीथिंग यू सी विच इज़ वन वे ऑफ इंसल्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम फेयर अ काइंड ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म. उसके बाद दूसरा आपका है यहाँ पे
और जो ये आपका जो पहला वाला है, इसमें ये बोलता है कि मैं तुम्हें एक तरीका ये है कि मैं तुम्हें जितनी भी ये प्रॉब्लम्स वगैरह उनके बारे में तुम्हें कभी पता ही ना चलने दूँ। तुम्हें अपने ही एक मतलब दुनिया तुम्हें तुम्हें एक अलग ही दुनिया में रखूँ। तुम्हें जो सच्चाई है उससे उसको फेस ना कराने दूँ। तुम्हें मतलब अच्छी-अच्छी जो बातें हैं वो ही सारी बताऊँ, ताकि तुम कभी भी मतलब जो डर है उस वो मतलब मैं फ़ील ना कर पाओ। उसको अपने मतलब एक मतलब वो ना दुनिया से दूर रखूँ, वो उस तरीके से मैं कर सकता हूँ। जो दूसरा तरीका है वो है कि मैं तुम्हें इस दुनिया के लिए तैयार कर सकता हूँ, और मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि ये दुनिया तुम्हारे लिए सही भी है कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसे रास्ते बता सकता हूँ कि जिससे तुम इस दुनिया में रह सकते हो। तो तुम्हें मतलब वो कुछ बता सकता हूँ। तो लाइफ इज़ प्रेशियस एंड इक्वली फ्रेजाइल। तो ये उसके बाद बोलता है, बेटा जो ज़िंदगी है बहुत ही कीमती है और बहुत ही नाजुक भी है। सो जो भी हर एक दिन जो है वो एक गिफ्ट की तरह है, एक तोहफे की तरह है। तो गेट अप अर्ली वंस इन अ वाइल जस्ट टू वॉच द सनराइज। तो इसीलिए हम कोशिश करना, कभी तुम सुबह सवेरे उठो और सुबह जो वो सूरज निकलता हुआ है उसको देखने की कोशिश करो, और देखो कि किस तरीके से वो बर्न हो रहा है। मतलब कैसे तुम्हारी मतलब वो याद रहेगा तुम्हें कि कैसे वो बाहर निकलता है, वो उसकी जो बर्न होने वाली जो वो शक्ल होती है ना, वो रेड कलर का जो सूरज होता है। और हर जो सेकंड है तुम्हारी लाइफ का उसका अवेयर रहो। ऐसा नहीं है कि तुम अपनी दुनिया में जीते रहो, अपनी तरफ देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और और जो तुम्हारी माँ जो खाना बनाती है उसको अप्रिशिएट करो, उसको जन्नत की तरह उसकी तारीफ़ें करो। और एक हैबिट बनाओ कि तुम फैमिली के साथ खाना खाओ। इसको रूल मत बनाओ, लेकिन एक आदत बना दो। फॉल इन लव विद बुक्स। बुक्स जो हैं वो पढ़ो, वो कोशिश करो पढ़ने की। वर्ड्स जो अलग अलग जो वर्ड्स वगैरह हैं वो तुम्हें अलग दुनिया में जो ये दुनिया उससे दूर ले जाएंगी। तुम कहानी में ऐसे घुस जाओगे, तुम्हें जो प्रॉब्लम्स है वो उतना उनको फेस नहीं करना पड़ेगा। और तुम्हें हमेशा जब अलग पहले ही बुक्स में कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ोगे, तो अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तुम उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रिपेयर होके रहोगे। और हमेशा अपने दिल को मानो। तो द माइंड कैन वेवर बट द हार्ट सेल्डम डज। तो बहुत बार होता है जो दिमाग है वो आपको गलत कुछ दिखा देता है, वो डगमगाता है, लेकिन जो दिल है वो कभी नहीं डगमगाता, वो हमेशा सही ही होता है। और हमेशा अपनी इज्जत करो, अपने जो तुम सोचते हो उसकी रिस्पेक्ट करो। तो और ये जो पॉइंट है ये एक बराबर जैसे से है, उसकी उसकी तरह है, जैसे खुदा से दिया गया है कि तुम अपना जो है अपनी वो ना जो अपने बातों पे रहना, अपने कॉन्शियस जो तुम कर रहे हो उसको रिस्पेक्ट करना। जो तुमने बातें बोली है उनको, ये नहीं कि तुम एक बात बोल रहे हो कर रहे हो कुछ, वैसा नहीं करना है। उसके बाद है जब तुम बड़े हो जाओगे, ऐसी जॉब करना जो तुम्हें पसंद हो। तो क्योंकि जैसे ही तुम करियर वाले दुनिया में जाओगे तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तुम एक रैट रेस में घुस जाओगे, मतलब वहाँ पे इतने लोग होंगे वो सारे तुमसे आगे निकलना चाहेंगे। तो इसीलिए तुम्हें ये नहीं है कि अब तुम्हें अगर तुम उनसे पीछे रह जाते हो ऐसा नहीं है कि तुम गलत हो। तो क्योंकि हम सारे इंसान हैं, गलतियाँ होती हैं सबसे, पीछे रह जाते हैं, तो हमें आगे बढ़ने की कोशिश करना, स्वयं तुम्हें भी वही करनी है। तो तुम्हें ये करनी है। बहुत बार होगा ऐसे तुम हार जाओगे, लेकिन तुम हमेशा अपने अंदर एक करेज रखना जिससे तुम उस हार से बाहर निकल सको। तो कोई भी चीज़ तुम खो नहीं सकते हो अगर तुम्हारे अंदर एक है हिम्मत उनको पाने की। तो बहुत बार ऐसा होगा कि कोई तुम्हारे ड्रीम्स होंगे तुम पूरे नहीं कर पाओगे। अब उसी को हमेशा रोते नहीं रहना कि तुम वो नहीं कर पाए। तो उससे अच्छा है कि उसको भूल जाओ। उसको बोलो कि वो था ही नहीं कभी तुम्हारा ड्रीम। तो उससे तुम्हें बहुत रिलैक्स हो जाओगे तुम। जो उसके बाद पैसा, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी भी अपनी जगह है। तो इसका ये नहीं है कि तुम अब पैसा हर एक चीज़ से ऊपर रखोगे, वो चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद प्यार ढूँढो। तो और जब तुम्हें प्यार मिले उसको बिल्कुल पकड़ के रख लो, और एक अच्छे हस्बैंड बनो, एक पेशेंट फादर बनो जो अपने बच्चों को प्यार करेगा। और तो उसके बाद अपने बच्चों को एक स्पेस दो। जब वो कोई मिस्टेक करेंगे उनको ये डाँटने मारने मत लगो, बल्कि उनको समझाओ क्या वो मिस्टेक है, ताकि वो खुद रियलाइज़ करें। और उनको अगर वो गलती करते हैं करने दो, लेकिन जब वो गिर जाएँ उनको सँभाल लो। अगर गलती उन्होंने कर भी दी, ये नहीं कि अब तुम उनको छोड़ दोगे, उनको डाँटोगे, बल्कि उनको पकड़ो, उनको गिरने से जब वो गिर जाएँ उनको उठा लो। तो बात करो जब तुम्हें करनी है, लाइक दिस ओकेजन, जब जैसे कि अभी पे जैसे अभी हम इसको पसंद करें या ना करें,
फिर भी बात करो। जैसे कि हम डेमोक्रेसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी बातें होती है जैसे कभी हमें लगता है सच में ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो बट डोंट फॉरगेट दैट लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम अगर कोई तुम्हारी कंट्री में गलत हुआ है तो इसका मतलब पूरी कंट्री गलत है। यानी अगर कोई इंसान गलत है इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि दूसरे लोग भी वैसे ही होंगे, तो पॉजिटिव्स भी याद रखो। तो इसीलिए द रियल फाइट इन अ डेमोक्रेसी बिटवीन रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग, गो एंड वोट। तो इसीलिए आपको इसमें सबसे बात ये याद रखनी है कि आपको जो डेमोक्रेसी में सबसे ज़रूरी ये है कि आपको याद भी रखना है कुछ चीज़ें और कुछ बुला भी देनी है, और जाओ वोट करो, क्योंकि ये तुम्हारा एक चांस है जिससे तुम एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हो जिसमें तुम रहोगे या तुम्हारे बच्चे रहेंगे। हमेशा होशियार रहो। बट ट्राई नॉट टू लिव इन अ स्टेट ऑफ फियर, लेकिन ऐसा भी मत करो कि हमेशा तुम डर में ही रहो। अगर ऐसा हो तुम्हारे साथ कभी, तो इफ़ यू वर टू गेट कॉट इन अ सिचुएशन सिमिलर टू व्हाट हैपन शुड वी लूज यू, देन यू विल हैव लेफ्ट अस इनफ लवली मेमोरीज फॉर द रिमेनिंग ईयर्स। तो ऐसा कभी होता है ज़िंदगी में कि ऐसी सिचुएशन हो कि तुम्हें मतलब हमें छोड़ना पड़े अपनी खुशी के लिए, तो ऐसा नहीं है कि तुम मतलब नहीं कर सकते हो ऐसा। तुम अगर तुम्हें उस चीज़ में खुशी मिलती है तुम करो, लेकिन क्योंकि हम ऐसा है कि हम उस तुम्हारी जो अच्छी अच्छी मेमोरीज है उसको उसके साथ उसके सहारे जी लेंगे। दैट विल ओनली हैपन इफ़ यू स्टार्ट एवरी लिविंग एवरी डे लाइक इट इज़ द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। तो उसके बाद है आपका, तो अगर तुम्हें डर से दूर रहना है कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उससे क्या हो सकता, क्या कैसे इस डर को दूर कर सकते हो तुम? अगर अपना जो हर एक ज़िंदगी का पल है उसको ऐसे जियो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी का लास्ट वाला पल है, आखिरी पल हो, है ना? ऐसे ही वो सॉन्ग भी था शायद, तो वैसे ही जीना है आपको। तो लेकिन इस ये नहीं है कि तुम्हारी जो तुम्हारा लॉस होगा कभी उससे वो ख़त्म हो जाएगा या उसके बदले तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इससे एक स्ट्रेंथ मिलेगी तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम अपनी ज़िंदगी को प्यार कर सको। तुम्हें एक ये होगा कि हाँ, अगर एक ये चीज़ नहीं मिली तो दूसरी इससे भी अच्छी मिल सकती है। हमेशा ऐसा मत करो कि रिग्रेट्स रहे, कोई चीज़ अगर नहीं कर पाए तो फिर रिग्रेट रखोगे पूरी लाइफ, ऐसा वो मत करना। तो जो अगर हार कभी लाइफ में आती है उसका भी एक पर्पज़ होता है, वो भी हमें सीख देने के लिए आती है। Immersed as I am in work most of the time, this letter is also wake up call for me। तो जैसे कि देखो बहुत बार मतलब ये है मैं बहुत बिज़ी होऊंगा या बहुत ही काम में घुसा हुआ होता हूँ, तो इससे क्या है एक तुम्हें इस लेटर से हमेशा तुम्हें पता प्यार मेरा मिलेगा ना, कि तुम्हें ये रहेगा कि तुम्हारा जो डैडी है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। तो बाद ये लेटर ख़त्म हो जाती है। तो अब है कि अगर आप ये क्या लेटर के बदले अगर आप एक जब यही बच्चे आप अपने आप को समझो और बोलो कि तुम अब ये जो बच्चे हो, तुम इसके जो डैड हैं इसकी जो जो लेटर है इस इन लेटर लिखने वाले उनके बच्चे हो। तो अब तब बहुत छोटे थे जब ये लिखी गई है। अब आप बड़े होते हो तो आपको उनको लेटर में रिप्लाई करना अपने पापा को, तो आप क्या लिखोगे इस लेटर के रिप्लाई में? तो ये कोशिश करनी है आपको लिखने की। अब है आपका प्रैक्टिस करनी है आपको डायलॉग की। तो ये उतना वो सेम मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया, ये आपको कोशिश करनी है करने की, इससे आपकी इंग्लिश जो है थोड़ी बेटर हो जाएगी। तो इसके साथ आपका जो ये है यूनिट और ये जो बुक पूरी बुक ही आपकी ख़त्म हो गई पढ़ा के। थैंक यू।